हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। और हम इससे जो हमारी पिछली क्लासें थी हम पढ़ चुके थे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं। हमने जाना था कि जो हमारे पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान है वो एक संज्ञा कहलाती है, यानी यदि उसका कोई नाम दिया गया है तो वो वही क्या है, संज्ञा है। और साथ साथ में हमने पढ़ा था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए मुख्यतः रूप से कितने की प्रकार की है तो 5 प्रकार की। और मैंने आपको पूरे फुल डिटेल में बताया था कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और हमने साथ साथ में ही देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में कैसे परिवर्तित करते हैं और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में कैसे बदलते हैं। यदि किसी भी शब्द को बहुवचन बना दिया जाए किसी भी शब्द का तो वह किसका रूप ले लेता है, जातिवाचक का। जैसे कि मैंने कहा था टीम एक समूहवाचक है, यदि मैं उसे टीमों कर दूं तो वही रूप किसका ले लेगा, जातिवाचक संज्ञा का। और मैं आपको बता दूं जो हमारी वीडियो पर नए आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी जितनी भी पिछली क्लासें हैं उन्हें जाकर देखें, क्योंकि सपोज़ कीजिए आप सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम से पहले हमें पता होना चाहिए संज्ञा का, क्योंकि जब तक हमें संज्ञा का पता नहीं होगा तो हम सर्वनाम को कैसे कवर करेंगे। और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। आज देखते हैं सर्वनाम के बारे में बात करेंगे हम कि जो सर्वनाम शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो हमारा सर्वनाम शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है सर्व और दूसरा है नाम। हम सभी जानते हैं कि सर्व किसे कहते हैं, सर्व का अर्थ होता है सबका। और नाम जानते हैं कि नाम का जो अर्थ है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं नाम को संज्ञा भी कह सकते हैं या फिर नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, नाम होता है। तो या तो मैं यहाँ पर इसे संज्ञा लिख दूँ या फिर नाम लिख दूँ। तो हमें पता चला यानी जो सर्वनाम है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम। यानी वे शब्द जो सबके नाम के बदले बोले जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कि वे शब्द जो किसी के नाम के बदले यानी किसी भी नाम के बदले बोले जाने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि ऐसा मान लीजिए मैंने कहा राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। अब मैंने कहा कि हमें राम के नाम का नहीं पता, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि हमें यही नहीं पता कि राम का, उस लड़के का नाम क्या है, ठीक है। तो मैंने उसके नाम के बदले प्रयोग करा कि तुम स्कूल जा रहे हो। या फिर ऐसा मान लीजिए मैंने कहा तू स्कूल जा रहा है। तो ये नाम के जो बदले बोले गए हैं, एक तो बोला गया है तुम और एक बोला गया है तू, तो यही क्या है,
सर्वनाम है। ठीक है, अर्थात हमें यदि किसी लड़के का या लड़की का अर्थात किसी का नाम नहीं पता है, कोई भी चीज़ है, तो मैं उसके बदले जो प्रयुक्त शब्द करूँगा वही क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि परिभाषा भी बन जाएगी हमारी उसी प्रकार के, वे शब्द जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले यानी अर्थात किसी के नाम के बदले जो बोले जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और आपसे कहा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार का है, तो 6 प्रकार का। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, लेकिन कभी कभार हमसे कह दिया जाता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। और यहीं पर हमें कन्फ्यूज़न रहता है। आज हम इस कन्फ्यूज़न को ही दूर करेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूँ कि जो हमारा कन्फ्यूज़न रहता है कि संख्या और जो भेद हैं यानी प्रकार हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। ऐसा मान लीजिए कि एक कक्षा चल रही है यानी क्लास चल रही है, और जब क्लास चल रही है तो वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ सभी पढ़ने के लिए आते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि कितने प्रकार के बच्चे क्लास में, कितने प्रकार के बच्चे, तो 2 प्रकार के, एक तो है स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग यानी लड़के और लड़कियां। लेकिन यदि जब आपसे कहा जाए कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि लड़कियां इतनी हैं लड़के इतने हैं, आप कहोगे कि जी 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो वो तो हो गई हमारी संख्या, लेकिन जो हमने डिवाइड करा कि लड़के और लड़कियां, वो क्या हो गया, हमारा प्रकार हो गया। यानी हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं। यदि संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 50 है। उसी ही प्रकार जो हमारा सर्वनाम का भेद है वो तो होते हैं 6 यानी 6 प्रकार होते हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या 11 होती है। और हम आज उन्हें भी 11 के 11 को देखेंगे। लेकिन मैं पहले यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ सर्वनाम के, जैसे कि तुम, मैं, आप आदि। यही क्या है भैया, सर्वनाम है। और सर्वनाम की संख्या के बारे में बात करें, सर्वनाम की संख्या के बारे में बात करें तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। और कौन सी संख्या होती है, ठीक है, वो देखेंगे। क्योंकि यदि हमें सर्वनाम की संख्या के बारे में नहीं पता होगा तो जो हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण आएगा, जो सर्वनाम का ही एक भाग होता है, उसे पढ़ने में हमें कठिनाई महसूस होगी। क्योंकि सर्वनाम की जो संख्या है हम इसे कह सकते हैं मूल सर्वनाम। क्या कह सकते हैं, मूल सर्वनाम। ठीक है, और यानी अर्थात कह सकते हैं हम मूल सर्वनाम या फिर मूल सर्वनाम की संख्या, या तो आपसे कह दे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, या फिर आपसे कह दे कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, या मूल सर्वनाम कौन से होते हैं। तो बात करेंगे मूल सर्वनाम के बारे में। तो देखते हैं, जैसे कि आता है तू, मैं, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हमारे हैं मूल सर्वनाम की संख्या। आपसे कहा जाएगा कि हमारे मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, या फिर सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 है। और ये हमारे मूल सर्वनाम होते हैं। इससे अलग जितने भी हमारे सर्वनाम पाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम। जैसे कि सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कह दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पहले ही 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि मैं, तुम, तू, आप। आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल सर्वनाम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है लगभग, जब तक हमें, अब तो आपको पता चल गया, लेकिन मुझे उम्मीद है लगभग 90% लोग इसमें क्या लगा के आएंगे
कि जो मूल सर्वनाम नहीं है वो लगा करके आएंगे तू, क्योंकि आधे जितने भी हमारे व्यक्ति होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि मूल सर्वनाम कौन से हैं या फिर यौगिक सर्वनाम कौन से हैं, रूपांतरण यानी अर्थात यौगिक को ही हम रूपांतरण सर्वनाम कहते हैं। तो जितने हमारे मूल सर्वनाम हैं, मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है और ये होते हैं। और मैं आपको बता रहा था इनमें निम्नलिखित में से मूल सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना भैया कि तू मूल सर्वनाम है लेकिन तुम जो है मूल सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ये एक विभक्ति आती है, ठीक है, संबंध कारक की, ठीक है, मे पे पर, तो मे जब जोड़ दिया जाता है तो तुम बनाया जाता है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। आपसे कहा जाएगा सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो 6 प्रकार का होता है सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 आता है, नंबर 4 आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है, नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। और हम बात करेंगे नंबर 1 इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की, ठीक है। देखो, जो मैंने आपको मूल सर्वनाम बताए हैं, जब हम विशेषण पढ़ेंगे इससे, यानी ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी विशेषण की, जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण में मूल सर्वनाम का प्रयोग बहुत किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधे व्यक्तियों को पता ही नहीं। जो हमारा जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण 4 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट विशेषण ही हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो कि आधे बच्चों को पता ही नहीं होता। क्योंकि जब हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई की तैयारी में भेद के भेद पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब हमें भेद के भेद ध्यान रहेंगे यानी याद होंगे, तो भैया जो हमारे उसके शुरू वाले भेद होते हैं वो तो स्टार्टिंग में पहले ही याद हो जाएंगे। क्योंकि जब हम, जैसे कि सपोज कीजिए, जब हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं तो 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो लगभग 6 प्रकार का होता है, जिसमें कि पूर्ण संख्या आता है, अपूर्ण संख्या आता है, समुदाय संख्या आती है, प्रत्येक संख्या आती है, क्रमबोधक संख्या आती है और आवृत्ति बोधक संख्याएं आती है। तो जब हमें भेद याद हो जाएंगे, यानी भेद के भेद याद हो जाएंगे, तो भेद तो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे अभी पुरुषवाचक सर्वनाम की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। और बात करेंगे हम पुरुषवाचक। जो हाथों हाथ नोट्स बना रहे हैं, यानी साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और जो नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि अपने नोट्स साथ के साथ लेकर चलें, क्योंकि जो हमारे नोट्स होते हैं वो हमारे लिए तो लाभदायक होंगे ही होंगे, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है।
बात करेंगे नंबर 1 वाले की, यानी पुरुषवाचक की। पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं, यानी वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी वे सर्वनाम जो किसके लिए प्रयोग होंगे, या तो स्त्री के लिए प्रयोग होंगे या फिर पुरुष के लिए प्रयोग होंगे, उन्हें ही हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसा नहीं कि सपोज कीजिए वो किसी व्यक्ति यानी किसी अन्य निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग हो जाए, ऐसा नहीं है। केवल ये किसके लिए प्रयोग होंगे, स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को ही क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 आता है उत्तम पुरुष, नंबर 2 आता है मध्यम पुरुष, और नंबर 3 आता है अन्य पुरुष। इन्हें समझेंगे हम तीनों को कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। पहले हम इन्हें तीनों को समझेंगे और तीनों को डीपली तरीके से देखेंगे कि कौन से सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर, कब और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ऐसा मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, यानी कहीं पर सभा चल रही है, ऐसा मान लो कहीं पर सभा चल रही है। तो यहाँ पर सभा में, जब सभा चल रही है, ऐसा मान लीजिए अब तो इलेक्शन चल रहे हैं, तो जब इलेक्शन में क्या होता है, सभा होती है, तो वहाँ पर एक तो बोलने वाला होता है और बाकी सब क्या होते हैं, सुनने वाले होते हैं। तो जो बोलने वाला होता है वो होता है हमारा वक्ता, और एक जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है, श्रोता। ठीक है, यानी जो सभा चलती है, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर जब सभा में क्या होता है, एक तो श्रोता होता है और एक क्या होता है, वक्ता होता है। वक्ता कहते हैं हम बोलने वाले को और श्रोता कहते हैं सुनने वाले को। तो आपको ध्यान देना है, ऐसा मान लीजिए कि हमारे जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं। ठीक है, वो जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करेंगे वो कहलाएगा उत्तम पुरुष। अर्थात कहने का मतलब ये है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग केवल अपने लिए करेगा उसे ही हम कहेंगे उत्तम पुरुष। यानी वक्ता अर्थात ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वक्ता मैं ही हूं, तो मैं अपने लिए किनका प्रयोग करूंगा, या तो मैं कहूंगा मैं या फिर कहूंगा हम। ठीक है, तो यही क्या कहलाए जाएंगे, यानी कहूंगा मैं या फिर हम, और यही कहलाएंगे हमारे उत्तम पुरुष। क्या कहलाएंगे ये, उत्तम पुरुष। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इन दोनों के साथ किसी भी विभक्ति यानी अर्थात कारक का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने लिखा हम, और हमने कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने, तो क्या हो जाएगा ये हमने, और ये भी क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा हम प्लस रा, एक विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा, हमारा। यानी अर्थात इनके साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो वह किसके अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष के ही अंतर्गत आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 4 पेंसिल हैं, तो मेरे पास यानी अर्थात मेरा ही क्या है, उत्तम पुरुष है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ, तो मैं अपने बारे में ही तो बात कर रहा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो वही क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। या फिर जिन सर्वनाम का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने लिए करे वही क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा। ठीक है,
देखते हैं मध्यम पुरुष क्या है। मध्यम पुरुष के बारे में बात करें तो जब वक्ता यानी अर्थात जो सभा में प्रधान जी बोल रहे हैं, यानी अर्थात उन्हें ही मान लो कि जो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग किनके लिए करे, श्रोता के लिए करे, यानी जब वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग या जिन शब्दों का प्रयोग श्रोताओं के लिए करता है वही क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। मध्यम पुरुष के लिए जैसे कि सपोज कीजिए मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं उसके लिए प्रयोग करूंगा, या तो मैं कहूंगा तू, या फिर कहूंगा तुम, या कहूंगा आप। ठीक है, यही तो कहूंगा, तुम, तू, आप। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है भैया, मैंने अभी आपको बताया कि इनके साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वो उत्तम पुरुष रहता है। ऐसे ही इनके साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या रहेगा, मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको, आप, आपने, आपको, आपका, आपसे, तो वो भी किसके अंतर्गत रहेगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत रहेगा। बात करते हैं अन्य पुरुष की। ठीक है, बात करते हैं अन्य पुरुष की, तो यानी जब वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग, जब वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो खुद के लिए यानी अपने लिए और न ही श्रोता के लिए करे, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्दों को ही क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे कि यह, वह, ये, इन्हें, उन्हें, इनका, उनका, ये, वे, उनका, उन्हें आदि, यही क्या कहलाएंगे, यही कहलाएंगे अन्य पुरुष। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हमसे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो या फिर हमारे सामने ही ना हो, जैसे कि मैंने अभी कहा नहीं कि यह, तो जाहिर सी बात है वो हमारे कहीं दूर यानी आसपास ही खड़ा है, थोड़ी दूर है, और उसके लिए हम कर रहे हैं यह राम का भाई है, तो यह ही क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पर जो आप शब्द है, क्या है, आप, इसका प्रयोग कभी कभी यानी अर्थात कहने का मतलब है इसका प्रयोग कई जगह पर किया जाता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा आता है कि ये जो है मध्यम पुरुष है लेकिन कभी कभार अन्य पुरुष की भी उपाधि ले लेता है। कैसे, जब हम किसी का परिचय देते हैं, किसी का परिचय देते हुए जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, अन्य पुरुष। ऐसा मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, आप मेरे पिता श्री जसवंत सिंह हैं। ऐसा मान लीजिए कहीं हम पार्टी में गए, जब हम पार्टी में गए तो हमारे पिताजी हमारे साथ चले गए, और जब हमारे पिताजी साथ चले गए तो ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा कोई दोस्त खड़ा है, ये क्या है, हमारा दोस्त है यानी मित्र है, और ये खड़े हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी खड़े हैं, तो हम अपने मित्र से क्या कहेंगे, यानी जो हमारा फ्रेंड है हम उससे कहेंगे आप हमारे पिता श्री जसवंत सिंह हैं। क्या कहेंगे, आप हमारे पिता श्री जसवंत सिंह हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ऐसे कह देते नहीं। लेकिन ये ना कह करके जब हम कहीं बाहर यानी बड़ी बड़ी पार्टियां में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कहते हैं कि थोड़ा सा तहजीब से बोले, अदब से बोले, तो हम क्या कहते हैं, आप हमारे पिता श्री जसवंत सिंह हैं। तो परिचय देते हुए यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये क्या हुआ, वक्ता हुआ या नहीं, यानी इसने बात की और सुना किसने, मेरे मित्र ने, तो यह क्या हुआ, श्रोता हुआ। लेकिन पिताजी तो एक अन्य ही व्यक्ति हैं,
अन्य के बारे में ही तो बताया जा रहा है, तो यहीं पर जो आप शब्द है यही किसका रूप लेगा, अन्य पुरुषवाचक का लेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम किसी का परिचय कराते हुए आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह किसका रूप ले लेता है, अन्य पुरुषवाचक का रूप ले लेता है। ये बात समझ में आई। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने कहा कि मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ तो अपने बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं कहूँ आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो यही क्या है, आप क्या है, मध्यम पुरुष है। जैसे कि मैंने कहा वह मेरा भाई है, ठीक है, या वह राम का भाई है, तो वही क्या कहलाएगा। या फिर उनका लड़का आज दिल्ली गया है, तो उनका ही क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है ये किसके लिए प्रयोग होगा, स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग होगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं और इनके साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो वो उत्तम पुरुष रहता है। मध्यम पुरुष तुम, मैं, यानी तू, तुम, आप, और इनके साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो वो मध्यम पुरुष रहता है। और अन्य पुरुष की बात की जाए तो यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, यह, वह, ये, वे, इनका, उनका, इसे, उसे, इसका, उसका। ठीक है, यही सब किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यानी उसके जो अन्य भेद हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ कि जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी लाभ मिले। ठीक है, और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार आए हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।